मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज का जो विश्लेषण है वो बड़ा ही रोचक होने वाला है। हर व्यक्ति सिर्फ वीडियो नहीं देखना चाहता, वीडियो देख करके ग्रहों का फल भी जानना चाहता है कि जिस भी ग्रह का गोचर हो रहा है या जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली जन्म से लेकर के अंतिम समय तक की है और उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती ही होगी। अलग अलग व्यक्तियों की कुंडली में अलग अलग महादशाएं अंतरदशाएं होंगी, उनका फल और गोचर का फल। तो जो लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा चलती है वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करती है। उन ग्रहों का प्रभाव जो है स्थायी रूप से होता है। और गोचर कुंडली जो होती है ये अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है कि मंगल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे, शुक्र बुध ये 22 से 25 दिन, सूर्य 1 माह। हाँ, 4 ग्रह जो है राहु केतु शनि और गुरु, ये कुछ लंबी अवधि तक इनका गोचर एक राशि में होता है। लेकिन तत्काल में जो जल्दी जल्दी ग्रह बदलते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करते हैं उनका भी प्रभाव होता है और अच्छा प्रभाव होता है। इसीलिए जीवन में जो हमारा समय है, कभी दुख कभी सुख, कभी सामान्य, कभी कुछ, जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी हम बहुत प्रसन्न रहेंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे। ये गोचर का काम है। तो गोचर में जो ग्रह आते हैं तो अलग अलग राशियों में अपना प्रभाव डालते हैं। 12 लग्न है, 12 राशियां हैं। विश्लेषण जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मान लीजिए एक उदाहरण कि किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या और भी किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा ढैया कुछ भी चल रहा है। हमको कैसे पता चले कि ये गोचर जो है या ये जो महादशा अंतरदशा चल रहा है इसका फल हमें कैसा प्राप्त होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। यहाँ पर मित्रों देखिए 2 कुंडली है। ये चंद्र राशि पर आधारित कुंडली है, इसे लग्न कुंडली भी कह सकते हैं, और ये अष्टक वर्ग सारणी है। ये कुंडली तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली आपने कई बार देखी होगी और जो हमारे जिज्ञासु दर्शक हैं वो जानते भी हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। वीडियो देख देख करके काफ़ी ज्ञान अर्जित हो चुका है। पर प्रश्न यही उठता है और शायद ये प्रश्न जो है हर मानव का है, हर व्यक्ति का है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो समय वर्तमान चल रहा है इसमें जो ग्रहों की दशाएं हैं, उसमें जन्म कुंडली के अनुसार हो या गोचर के अनुसार, वो हमारे जीवन में कैसा फल देगा, हर व्यक्ति जानना चाहता है। ये अष्टक वर्ग सारणी है। अष्टक वर्ग सारणी को लेकर के बातें कम हुई हैं और काफ़ी लोग, काफ़ी अधिक मात्रा में लोग जो है अष्टक वर्ग सारणी को नहीं जानते हैं। अष्टक वर्ग सारणी कैसे बनता है पहले मैं ये बता दूं। इसमें सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ग्रह ये हो गए और 8वां लिया गया है लग्न को, प्रथम भाव को। ये 8 को मिलाकर के अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग सारणी बनाई गई। अब इसमें क्या होता है
कि 337 बिंदु होते हैं। कुछ जगह बिंदु से संबोधित किया जाता है, कुछ जगह रेखाओं से संबोधित किया जाता है। हम बोलचाल की भाषा में गिनती भी बोल देते हैं, अंक बोल देते हैं, पॉइंट्स बोल देते हैं। अर्थ सभी का एक ही है। यहाँ मैं बिंदु शब्द का प्रयोग करूँगा। तो बिंदु शब्द जो है एक पॉइंट है। देखिए, इसमें कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ है, अंक लिखे हुए हैं। ये 28 जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि इन भावों में हमको इतने बिंदु चाहिए। अब भाव क्या है? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, ये भाव हो गए। अब बिंदु क्या है? ये 8 सर्वाष्टक ग्रह और लग्न को मिलाकर के जो है ये एक दूसरे ग्रह को पॉइंट्स देते हैं, बिंदु देते हैं, और वो मिल करके एवरेज में 28 बिंदु हमको कहाँ कहाँ चाहिए? 6, 8 और 12, ये 3 भाव जो हैं जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, अष्टकवर्ग सारणी में अशुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमको बिंदु कम चाहिए। यहाँ देखिए -24 लिखा छठे भाव में, अष्टम भाव में -24 और द्वादश भाव में -24। बाकी जगह हमको 28+ चाहिए। ये देखिए लिखा 28+। अब ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है इसको। अब क्या है कि 1 से लेकर के 24 बिंदु तक यदि किसी भाव को प्राप्त होता है तो ये कमजोर अवस्था हो जाती है। धीरे धीरे जितने नीचे पॉइंट्स जाएंगे, बिंदु जाएगा 24, 20, 18, 19, 17, जितना नीचे जाएगा उस भाव से संबंधित जो फल हैं हमको समस्या पैदा करेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। और 24 से लेकर के 28 तक ये सामान्य अवस्था हो गई। न किसी प्रकार का नुकसान होगा, न फायदा होगा। जैसा समय चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये भाव के जो बिंदु हैं ये कम ज़्यादा नहीं होते हैं। ग्रहों की महादशा अंतर्दशा बदलती रहती है, गोचर में ग्रह राशि बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे भाव नहीं बदलता, भाव अपनी जगह में फिक्स है। हम चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली को देखें तो भाव फिक्स है 1, 2, 3, 4। इसमें भी भाव फिक्स है, इसमें अंक भी फिक्स हैं। और 28 से ज़्यादा बिंदु अगर प्राप्त होते हैं तो ये शुभता की निशानी है, शुभता हमें देती है। अब कहाँ कहाँ हमें कितना बिंदु मिलना चाहिए? आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, उसमें अष्टक वर्ग सारणी सर्च करेंगे तो ऐसी ही कुंडली आपकी निकल आएगी। तो किसी भाव में 20 लिखा होगा, किसी में 25 लिखा होगा, 28 लिखा होगा, 32, 35, 40, 48, कुछ भी अंक लिखा होगा। ये फिक्स नहीं है 28 ऐसा मत समझिएगा, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जब हम किसी ग्रह को लेकर के चिंतित होते हैं, हम समझते हैं कि इस भाव का फल हमें कैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये तकलीफ होगी, समस्याएं आएंगी, तो हम यहाँ पर आकर के देखते हैं और ये जो उत्तर मिलता है इससे मित्रों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। हजारों कुंडलियों के देखने के पश्चात मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ कि इसका जो विश्लेषण होता है, इसका जो फल निकलता है, उत्तर आता है 95, 96, 98% सत्य होता है। इसको नहीं झुठलाया जा सकता। हाँ, ये बात अवश्य है कि बहुत से हमारे जागरूक दर्शक जो है अष्टक वर्ग सारणी को लेकर के अभी उनको इस विषय से ज्ञात नहीं है, इस विषय से परिचित नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है ये। चार्ट बोले, कुंडली बोले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये बिंदु और ये ग्रह है, इस कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न में चंद्रमा है, द्वितीय भाव में केतु है, मकर राशि, सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र है,
8वें भाव में राहु है, शनि है, सभी ग्रह अपनी अपनी राशि में जो गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, दर्शाया है, बैठे हुए हैं। और यही ग्रह, अब यहाँ पर ग्रह की बात करता हूँ, तो जब ग्रह की बात होती है तो हमेशा ज्योतिषी कहते हैं कि प्रथम भाव लग्नेश का रत्न, पंचमेश का रत्न, नवमेश का रत्न धारण कीजिए, हमेशा कहते हैं। क्यों? कि ग्रहों का एक बल होता है जो आप जानते हैं, उसे हम डिग्री बोले, अंश बोले, तो ग्रहों का एक बल होता है, एक शक्ति होती है। जब कोई ग्रह 0 से लेकर के 6 डिग्री तक का होता है जन्म कुंडली में, तो वो ग्रह 25%, अब वो ग्रह योग कारक है कि मारक है, शुभ फल देने वाला है कि अशुभ फल देने वाला है, समस्याएं देने वाला है, खुशियां देने वाला है, ये तो कुंडली बताएगी। पर कोई भी ग्रह, 9 के 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो उसका लाभ या हानि, शुभ या अशुभ फल जो है 25% प्राप्त होगा। यहां पर आप पहले ग्रहों के बल को समझ लीजिए, अच्छे से समझिए, तो आपको यह कुंडली भी समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और 6 से लेकर के 12 तक ये 50% शुभ या अशुभ, 12 से लेकर के 18 तक ये 100% शुभ या अशुभ, 18 से लेकर के 24 तक फिर 50% शुभ या अशुभ, और 24 से लेकर के 30 तक फिर 25% शुभ या अशुभ, और प्रारंभ में 1, 2, 3 डिग्री है, या लास्ट में 28, 29, 30 डिग्री है, तो ये मृत अवस्था हो जाती है। अब 6 डिग्री तक का जो है ये बाल्यावस्था हो जाती है। 6 से 12 युवावस्था हो जाती है, 12 से 18 ये भी युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था मान लीजिए। तो इस प्रकार से हम ग्रहों को देखते हैं कि ग्रह का बल कितना है, और ग्रह का बल अगर कमजोर है और योग कारक ग्रह है तो उसका रत्न धारण करने का, उसकी पूजा करने का, उसका मंत्र जाप करने का ज्योतिषी यही बताते हैं। चलिए, शायद आपको ग्रह के बारे में पहले से भी परिचित हैं आप, और अभी मैंने बताया उससे और ज़्यादा आप परिचित हो गए होंगे कि ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है। अब मित्रों, प्रश्न उठता है कि जो ग्रह होता है वो कहीं हवा में तो नहीं है। जन्म कुंडली के 12 भावों में किसी न किसी भाव में कोई न कोई ग्रह, एक ग्रह भी हो सकता है, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 4 ग्रह भी हो सकते हैं, युति बना करके इकट्ठा होकर के बैठ सकते हैं, और वही बैठ करके लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में योग भी बनाते हैं, शुभ योग भी बनाते हैं, अशुभ योग भी बनाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। तो किसी न किसी भाव में वो ग्रह बैठेगा। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि मीन राशि है, कर्क लग्न की कुंडली है, या कर्क चंद्र राशि के आधार पर कुंडली ये मान लीजिए। तो यहां मीन राशि में शनि देव का गोचर चल रहा है। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि देव का दूसरा चरण चल रहा है, यह भी आपको पता है। अब शनि देव जो कर्क राशि के जातक है, तो शनि देव कितना अच्छा फल देंगे या नहीं देंगे, या समस्याएं आएंगी, तो ये शनि देव, यहां तो हम भाव बल ग्रह का बल देख लिए कि शनि हमारी कुंडली में कितने डिग्री के हैं, कितने अंश के हैं, हमने ये पता कर लिया। अब ये शनि देव यहां पर बैठे हैं, कहां? 9वें भाव में। यहां कहां बैठे हैं? 9वें भाव में। यहां मीन राशि में बैठे हैं, यहां भी मीन राशि है, लेकिन यहां ग्रह नहीं है। पर वो ग्रह को बैठने के लिए भाव तो चाहिए, घर तो चाहिए। बिना घर के कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? हर व्यक्ति को घर चाहिए। इसी प्रकार से ग्रहों को भी कोई ना कोई भाव चाहिए। तो यहाँ पर 9वें भाव में शनि देव है। अब ये 9वां भाव जो होता है, ये भाग्य का भाव होता है, त्रिकोण का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, पिता का भाव होता है। महत्वपूर्ण भाव है, जिसका भाव जागृत तो उसका भाग्य जागृत। तो यहाँ पर शनि देव, हमको यहाँ पर अंक ज़्यादा मिलने चाहिए,
ये 28 मैंने एक उदाहरण लिखा है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 28 एक उदाहरण है। आपकी अष्टक वर्ग सारणी में कितने अंक हैं ये आपकी कुंडली बताएगी। मैंने समझाने के लिए यहां पर 28 लिखा है कि इस भाव में 28 बिंदु से कम नहीं चाहिए। शायद ऐसा नहीं होता, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भाव के बल को दर्शाता है, भाव की शक्ति को। और जब भाव मजबूत होता है, भाव का बल मजबूत होता है, तो उस भाव से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं, जो हमारे विषय हैं, जो हम जानना चाहते हैं, तो अगर भाव का बल 28 से जितना ऊपर जाएगा, 29, 30, 35, 38, 40, उतना ही अच्छा ये होगा। तो शनि महाराज यहां मीन राशि में बैठ करके कर्क राशि के जातकों के भाग्य को चमकाएंगे। पिता से अच्छे संबंध होंगे, विदेशों से अच्छे संबंध होंगे, धर्म के क्षेत्र में मन लगेगा, बढ़ोतरी होगी। एक ग्रह का मैं उदाहरण बता रहा हूं, बाकी ग्रहों का भी बताता हूं। तो यहां पर क्योंकि शनिदेव अब जन्म कुंडली में कितने डिग्री की है ये अलग विषय हो गया। 6 डिग्री के हैं, 12 डिग्री के हैं, 10 डिग्री के हैं। गोचर में कितने डिग्री के हैं ये भी अलग विषय हो गया। यहीं पर फर्क आ जाता है कि जैसे वर्तमान में शनि देव की जो डिग्री है मीन राशि में 7.5 का चल रहा है, 2.20 या 21 डिग्री है अभी वर्तमान में, माने 3 से कम है, 6 से कम है। तो यहां पर तो शनि महाराज कमजोर अवस्था में है, लेकिन भाव का बल इनको अगर मिल गया, अच्छा बल मिल गया, 28 प्लस चले गए, तो यही शनि देव कर्क राशि के जातकों का भाग्य चमका देंगे। भले डिग्री कम है, और डिग्री भी अगर मिल जाती है और भाव का बल भी मिल जाता है तो फिर कहने क्या है, बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो भाव का बल, भाव में बिंदु का बढ़ना, वो भाव हमको कितना फल देगा, क्या क्या देगा, कितनी मात्रा में देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, ये सब चीजें हम पता कर लेते हैं। अब यहां पर अगर 24 से 28 बिंदु होगा तो शनि महाराज क्या करेंगे। 24 से 28 बिंदु है तो शनि महाराज सामान्य अवस्था में रहेंगे, न समस्याएं देंगे, न खुशियां देंगे। जैसी जीवन की गाड़ी चल रही है चलती रहेगी। और 24 से नीचे अगर कम अंक हुआ, बिंदु हुआ, 22, 20, 25, तो यहां पर शनि महाराज समस्या उत्पन्न कर देंगे। डिग्री कुछ भी हो, बल कुछ भी हो, अंश बल कुछ भी हो, तो यहां शनि महाराज समस्या खड़ी कर देंगे। जितना बिंदु नीचे जाएगा उतनी समस्याएं, इस भाव से संबंधित जो फल हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाव का बल क्या है, बिंदु, ग्रह का बल क्या है, डिग्री। अभी एक का मैं बताया। चलिए दूसरा ग्रह ले लेते हैं। दूसरा ग्रह अब हम गोचर में ले लेते हैं यहीं पर कि मंगल देव हैं। मंगल देव मकर राशि में 15 जनवरी से 23 फरवरी तक इनका गोचर होगा। अब मंगल देव का गोचर कहाँ हो रहा है, अष्टक वर्ग सारणी में सप्तम भाव में। अब यहां पर 28 पॉइंट्स चाहिए हमको प्लस, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, दाम्पत्य जीवन, विवाह, डेली वेजेज, जो छोटे व्यापारी हैं इनका भाव है, जो लेन देन का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, उनका है। अब यहां पर अगर 28 प्लस है, तो मंगल की डिग्री कुछ भी हो, डिग्री की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ डिग्री करके बोलूंगा मैं, समझ जाइए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब यहां पर मंगल देव क्या करेंगे, मंगल तो यहां उच्च के हो गए, मकर राशि में उच्च के हो गए। 15 तारीख से भगवान का, मंगल देव का यहां पर गोचर भी चालू हो जाएगा। अब मंगल देव हमको शुभ फल कैसे देंगे, तो हमारे जातकों की गाड़ी कहाँ अटक जाती है। यहां पर हम देखें कि मंगल का गोचर हो रहा है, सप्तम भाव में बढ़िया व्यापार चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, सिर्फ मंगल को देख लिए। पर जब मंगल को मजबूत घर नहीं मिलेगा
तो क्या होगा? तो यहां पर भी वही बात आ जाती है। तो शुभ फल पाने के लिए हमको 28+ चाहिए, 28 बिंदु से ज्यादा चाहिए। अब 28 बिंदु से ज्यादा है अगर, तो इस फल के जो, इस भाव के जो फल हैं वो बढ़ेंगे, शुभता आएगी, उन्नति होगी, धन आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और 24 या 28 अगर है तो कहानी खत्म, सामान्य स्थिति रहेगी। और 24 से अगर कम हो गया तो यही मंगल देव कितनी भी डिग्री के हों, यहां पर आकर के अशुभ हो जाएंगे, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब मित्रों, एक राशि में 65-66 करोड़ लोग आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोगों की जन्म कुंडली में या अष्टक वर्ग की कुंडली में एक सी स्थिति नहीं होगी। किसी की कुछ कुंडली में मंगल कमजोर होंगे तो किसी में बली होंगे, तो किसी में कुछ होगा, किसी के इसमें अष्टक वर्ग सारणी में बिंदु कम होंगे तो किसी के ज़्यादा होंगे। सॉरी, इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। इसीलिए भिन्न भिन्न कुंडलियों के भिन्न भिन्न विश्लेषण हो जाते, अलग अलग हो जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि पहले जन्म कुंडली, फिर नवमांश कुंडली, फिर ये सर्वाष्टक वर्ग, गोचर कुंडली और भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग को इस कुंडली में नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, पर यह जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए कि आप कहां पर फंस जाते हैं, जा करके आपको निर्णय नहीं मिल पाता। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम ले लेते हैं छठे भाव को। छठा भाव देखिए यहां पर क्या है, -24। छठा भाव जो होता है हमारा रोग शत्रु कर्जा का होता है, नौकरी का होता है, चोट चपेट का होता है। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रोगी होना चाहेगा, कर्जदार होना चाहेगा, उसको नौकरी न मिले, ऐसा सोचता हो, शत्रुता उसकी बढ़ जाए? शायद कोई ऐसा नहीं होगा। पर यहां पर अगर 24 से ज़्यादा, 28 से ज़्यादा बिंदु प्राप्त हो जाते हैं तो इस भाव का जो फल है बढ़ जाता है। कर्जा बढ़ जाएगा, शत्रुता बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है, पर बाकी चीजें जो है, गाड़ी से गिरना, चोट चपेट लगना, ये चलता रहेगा फिर। और जब जब यहां पर कोई ग्रह गोचर करेगा तो वो अपना फल प्रदान करना चालू कर देगा। फल ग्रह ही देते हैं, पर भाव और ग्रह जब दोनों एक साथ होते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं तो उसका विश्लेषण ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिणाम ही बदल जाता है। इसलिए छठे भाव में 24 से कम, जितना कम हो उतना अच्छा है। इसी प्रकार 8वां भाव आयु मृत्यु का भाव है। अगर जीवन में समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक, किसी भी प्रकार की उलझने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो ये अष्टम भाव उनका जन्मदाता है। ये सभी समस्याएं यहां से जन्म लेती हैं। इसमें भी कम बिंदु होना चाहिए, 20, 22, 21 ऐसे कम से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो धन कमाऊं उसमें बचाऊं, पर यहां बिंदु अगर बढ़ जाएगा, आय के भाव में बिंदु कम रहेगा या बराबर रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति खर्चा करता जाएगा, जीवन में पैसा नहीं जोड़ सकता। व्यय का भाव है ये, बीमारी में पैसा जाएगा, कोर्ट कचहरी में पैसा जाएगा, अन्य प्रकार के जो खर्च है वो खर्च ही बना रहेगा। तो ये स्थिति होती है। ये कुछ समझाने का मैंने प्रयास किया है। पूरी कुंडली का अगर विश्लेषण करेंगे तो 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। शायद आप अष्टक वर्ग को समझ गए होंगे। तो हम किसी भी ग्रह को देखने के लिए कि ये हमें शुभ फल देगा, आप 9 के 9 ग्रहों को देख सकते हैं। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण है, चलिए उसी को देख लेते हैं। या जन्म कुंडली में जिसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है उसको देख लेते हैं। उसको उसी राशि में, उसी भाव में बैठा करके देखिए, उस भाव में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। उस पॉइंट के हिसाब से आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि ये हमें शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अगर शुभ फल दे रहा है तो उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ फल दे रहा है तो अशुभता कम कैसे की जाए, ये सब बातें सामने आ जाती हैं, आपको पता चल जाएगा।
जब मैं आपसे बातें करूंगा आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। तो शायद आप ये सारणी को समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है। अब चलिए आते हैं मुख्य विषय हमारा, चंद्र राशि पर आधारित ये गोचर है। इसे लग्न से भी देख सकते हैं, लग्न कुंडली से, और एक एक ग्रह की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को धनु राशि से अपना गोचर पूर्ण करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति, हर साल में एक बार मकर संक्रांति आती है। जब सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं तो सूर्य की संक्रांति मकर संक्रांति होती है। तो यहाँ पर सूर्य देव गोचर शुरू करेंगे, लेकिन मकर राशि में केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में 3, 6, 10 और 11 इन भावों में अच्छे परिणाम होते हैं सूर्य के। बाकी जगह सामान्य स्थिति रहती है या अशुभ हो जाते हैं, पर यहाँ पर सप्तम भाव में है तो यहाँ पर इस भाव से संबंधित सामान्य फल देंगे। मंगल की बात करते हैं। मंगल देव 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक इनका गोचर होगा, लगभग 40-42 दिन का। मकर राशि में जब मंगल प्रवेश करते हैं तो ये उच्च की राशि है, मंगल की उच्च की राशि है। आज मैं दृष्टि की बात नहीं करूंगा, ग्रहों की जो दृष्टि होती है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो यहाँ पर मंगल देव अच्छा परिणाम देंगे, सुखद जीवन होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। यहीं पर बुध को देख लीजिए आप, 17 जनवरी से 14 फरवरी तक बुध का भी गोचर यहीं पर चलेगा, और शुक्र का भी गोचर यहाँ 12 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 26 तक। 4 ग्रहों की युति 12 जनवरी के बाद सभी 4 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। इस गोचर को आप 14 जनवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक एक माह का गोचर, इसे ऐसा समझे, क्योंकि बीच में अंग्रेजी महीना अगर हम पकड़ते हैं तो आधा महीना इधर हो जाता है, आधा महीना इधर हो जाता है, और सूर्य के साथ जब हम चलते हैं तो पूरा 1 महीने का समय मिल जाता है। अच्छा या बुरा परिणाम जो भी होता है 1 महीने तक उसका रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर इनकी बात कर लिया, अब गुरु की बात करते हैं। तो गुरु वर्तमान में 2 जून तक अभी व्यय भाव में है, मिथुन राशि में है। इनका गोचर भी लंबा होता है, अभी 6 महीना है। खर्चों में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि विवेक के सागर हैं, कारक हैं। तो यहाँ पर गुरु खर्चत करवाएंगे, लेकिन आय भी होगी। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि 9वें भाव में है, मीन राशि में। तो गुरु की राशि में शनि है, और शनि देव जो है वर्तमान में 2.21 डिग्री के हैं, जो कमजोर अवस्था है, जिसे हम मृत अवस्था भी कह सकते हैं। तो जब मृत अवस्था में है तो ये अपना किसी भी प्रकार का फल देने में असमर्थ हो गए। लेकिन फिर कहूँगा कि भले यहाँ पर शनि महाराज असमर्थ हैं, कमज़ोर हैं, डिग्री के हिसाब से हम ये विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यही शनि अगर यहाँ पर बैठ गए 20-22 डिग्री 20-22 बिंदु 26 बिंदु में, तो समस्याएं दे देंगे। और 28 से ऊपर बिंदु अगर आ गया तो यही शनि महाराज 2 डिग्री के शनि महाराज यहाँ पर आकर के चमत्कार दिखाना चालू कर देंगे। इसी प्रकार सभी ग्रहों को आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण कुंडली बनती है ये। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, ज्योतिष में जो लोग विश्वास करते हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, ज्योतिष में विश्वास करने का अर्थ है कि वो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा है, सनातन से जुड़ा हुआ है।
परमात्मा की शरण में है, आप किस देवी देवता को मानते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और हमेशा एक को मानिए, सम्मान सबको दीजिए, पर निष्ठा और विश्वास एक के ऊपर होना चाहिए। कभी कोई ग्रह खराब नहीं होता। हर कुंडली में इष्ट देव होते हैं। जैसे इनकी कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क राशि की कुंडली में वृश्चिक पंचम भाव जो है इष्ट देव का भाव होता है। इष्ट देव जो है, अब इष्ट देव ही है, सब कुछ देने वाले हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली जब हम देखते हैं तो पंचम भाव में मंगल देव हैं। तो ग्रहों की अगर हम बात करें तो यहां पर मंगल देव इष्ट देव हो गए। तो कर्क राशि के जो जातक है, मंगल ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए। उनके देवता हनुमान जी, कर्क राशि के जातकों के लिए हनुमान जी विशेष हो गए। तो इष्ट देवता को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यदि इष्ट देव को आप बलि कर लेते हैं तो बाकी ग्रह भी अशुभ नहीं होते। अगर अशुभ हैं तो वो अशुभ फल देने में कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये विषय जो है आज का बड़ा रोचक है, ज्ञानवर्धक है। इसका ज्ञान जन जन तक होना चाहिए। लोग सिर्फ अपनी जन्म कुंडली खोलते हैं और महादशा अंतरदशा तक अटक जाते हैं, प्रत्यंतर दशा में भी नहीं जाते। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वहां तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है। बस महादशा और अंतरदशा, और उसी में अटके रहते हैं। ऐसा ना करें। आप अष्टकवर्ग सारणी से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको रिजल्ट स्वयं मिलेगा। आप नहीं देखना चाहते, किसी ज्योतिषी से, योग्य ज्योतिषी से, अनुभवी ज्योतिषी से दिखवा लीजिए। और ये अष्टक वर्ग जैसे जन्म कुंडली हमारी जन्म से लेकर के अंतिम समय तक की होती है, ये अष्टक वर्ग सारणी भी जन्म से लेकर के अंतिम समय तक होती है। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम प्रथम भाव देखते हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, हमारी मानसिकता कैसी रहेगी, हम बोलचाल की भाषा कैसी रहेगी। फिर हम देखते हैं कि हमारा परिवार कैसे रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा होगा, हमारी बोलने की शैली कैसी होगी, वाणी कैसी होगी, जीवन में हमको परिश्रम कितना करना पड़ेगा, परिश्रम करने के बाद हमारे मन में कौन कौन सी इच्छाएं जागृत होंगी, भाई बहनों से रिश्ता कैसे होगा, माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मकान, वाहन, ज़मीन, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अगर चौथे भाव में 28 बिंदु से ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं तो आतातीत सफलता प्राप्त होगी। और 24 से कम अगर है तो फिर प्रॉपर्टी डीलिंग काम नहीं करना चाहिए। 24 से 28 है तो सामान्य स्थिति हो गई, जितना कमाए उतना खर्च हो गया। विद्या, बुद्धि, संतान, संतान प्राप्ति और संतान सुख, ये दोनों अलग बातें हैं। संतान प्राप्ति जब बच्चा घर में जन्म लेता है, संतान सुख जब वो 20-22 साल 25 साल का हो जाता है तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तब तक माता पिता की कुछ उम्र भी बढ़ जाती है, तो अपेक्षाएं बढ़ जाती, तो वो सुख हो गया। तो संतान प्राप्ति और संतान सुख, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, प्रेम संबंध, इन सब बातों के बारे में जानते हैं। रोग कौन सा होगा, शत्रुता कितनी होगी, कर्जा कितना होगा नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंध विवाह में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, विवाह के बाद पति की चलेगी कि पत्नी की चलेगी, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र कैसा होगा, हम जितना काम करेंगे हमको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी आय होगी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, व्यय कहाँ कहाँ होगा,
और महत्वपूर्ण कि जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह कौन सा है। कि मैं कई बार देखा हूं कि शुभ ग्रह लग्न कुंडली में बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं, योग भी बना रहे हैं, पर जब उसे ज्योतिष की गणित से उसे निकाला जाता है तो वही ग्रह सबसे ज़्यादा शुभ हो जाता है। और उस ग्रह को अगर हम शांत नहीं करते, क्योंकि महादशा अंतरदशा किसी ग्रह की चले, सभी ग्रह एक दूसरे की महादशा में अंतरदशा में आते हैं, प्रत्यंतर दशा में आते हैं। तो जब जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब हमें हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। उसे शांत करना जरूरी है। आप कौन सा रत्न धारण करें, किस मंत्र का जाप करें, कौन सी पूजा करें, रुद्राक्ष कौन सा धारण करें, बहुत सी बातें हैं, सैकड़ों प्रश्न हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, ऐसा मानता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने, मैं तो नहीं देखा, शायद आप दोनों प्रकार की बातों को लेकर के आप ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे। और मेरे विचार, मेरी सोच यही है कि जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। लोग अनायास पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इधर उधर लाखों रुपए फेंक रहे हैं, उसका लाभ भी नहीं हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। और आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सिर्फ मैसेज करें। मैसेज करने के पश्चात जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपको फ़ोन लगा के बात करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। भोलेनाथ आपके सबके जीवन में खुशियां लाएं। नमः शिवाय।